कभी सोचा है कि जिस चीज़ को आप कविता समझते हैं, वो असल में एक मशीन भी हो सकती है? अगर कोई मशीन हो, तो उसके अंदर सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है? नियम। जब नियम बन जाते हैं, तो केओस भी प्रिडिक्ट होने लगता है। यह वीडियो भविष्य बताने का दावा नहीं करता। यह एक ऐसे गुमनाम भारतीय दिमाग की बात करता है, जिसने छंदों के भीतर एक एल्गोरिदम छुपा दिया था। उसका नाम था पिंगल या आचार्य पिंगल, और उसका ग्रंथ था छंदशास्त्र, संस्कृत काव्य के मीटर पर लिखा हुआ ग्रंथ। लेकिन असली रहस्य मीटर नहीं है, रहस्य है तरीका। पिंगल ने कहा कि कविता के सिलेबल्स दो तरह के होते हैं, लघु और गुरु, छोटा और लंबा। और फिर उसने एक सवाल उठाया, अगर मेरे पास n सिलेबल्स हों तो लघु गुरु के कितने पैटर्न बन सकते हैं? और यहीं से कहानी बदल जाती है, क्योंकि ये सवाल पोएट्री का नहीं, कॉम्बिनेटोरिक्स का है। पिंगल ने इसका जवाब भावना से नहीं, नियम से दिया। उसने प्रस्तारा जैसा तरीका बताया, यानी n सिलेबल्स के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस सिस्टमैटिकली जनरेट कर दो। एक एक पैटर्न निकालते जाओ, बिना रिपीट के, जैसे कोई इनविजिबल इंजन चल रहा हो। आज की भाषा में इसे कॉम्बिनेशंस जनरेट करने वाला एल्गोरिदम कहा जा सकता है। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स इसे बाइनरी डिजिट्स वाली जनरेशन से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि दो चॉइसेस हैं और पैटर्न्स 2 की पावर में बढ़ते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी है। क्या पिंगल सच में आज के अर्थ में बाइनरी नंबर सिस्टम सोच रहा था? यह डिबेटेड है। कुछ विद्वान कहते हैं ये मैपिंग आधुनिक इंटरप्रिटेशन है, और जरूरी नहीं कि पिंगल का इंटेंट वही रहा हो। लेकिन इतना क्लियर है कि उसके प्रोसीजर्स में सिस्टमैटिक जनरेशन और इंडेक्सिंग का लॉजिक मौजूद है। यही बात चिल्स देती है, क्योंकि आप सोचिए, ये सब पोएट्री के अंदर लिखा गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिंगल की परंपरा में आगे एक और डरावनी चीज मिलती है, नाश्ता और उदिष्टा जैसे मेथड्स, जिनका उद्देश्य है किसी पैटर्न का इंडेक्स निकालना या इंडेक्स से पैटर्न वापस पाना। कुछ लेख और शोध इन्हें डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल जैसी आइडियाज से तुलना करते हैं। यानी आपने अगर किसी कोड की लाइन नंबर दे दी तो कोड वापस निकल आता है, या कोड दे दिया तो लाइन नंबर पता चल जाता है। यह है असली कंट्रोल। अब रुकिए, कहानी अभी और गहरी है, क्योंकि इसी छंद गणना से जुड़ा एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर भी सामने आता है, जिसे परंपरा में मेरु प्रस्तारा कहा जाता है, और मॉडर्न मैथ में लोग इसे पास्कल्स ट्रायंगल जैसा ट्रायंगुलर अरे मानते हैं। हलायुधा जैसे बाद के विद्वानों ने इसे स्पष्ट रूप से समझाया, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जैसी संख्याएं इसी ट्रायंगल में दिखती हैं। मतलब कविता के मीटर गिनते गिनते आप एक ऐसी संरचना पर पहुंच जाते हैं जो गणित की दुनिया में 1000 साल बाद पॉपुलर होती है। अब काथा क्राफ्ट वाला सवाल सुनिए, क्यों छंदों में ये गणित छुपा था? क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा में कई बार विज्ञान कक्षाओं में नहीं, संस्कृति में रखा जाता था, ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि वो स्मृति में रहे, ताकि वो लोगों के मुंह में बचे। यही हिडन ट्रूथ है कि ज्ञान हमेशा पत्थर पर नहीं लिखा जाता, ज्ञान अक्सर गीत में छुपाया जाता है। अब इसका आधुनिक रेजोनेंस देखिए। आज की दुनिया कोड से चलती है, 0 और 1 से लॉजिक बनता है, पैटर्न्स से प्रिडिक्शन होता है, और लैंग्वेज से कंट्रोल होता है। पिंगल की कहानी हमें यह दिखाती है कि दो विकल्पों से इन्फिनिट संसार कैसे बनता है। लेकिन यही बात डराती भी है, क्योंकि जब सोसाइटी को सिर्फ दो विकल्पों में बांट दिया जाता है, काला या सफेद, सही या गलत, हम या वो, तब इंसान की सोच भी बाइनरी बन जाती है। और बाइनरी सोच का परिणाम क्या होता है? भीड़ का कंट्रोल। इसलिए ये वीडियो प्रोफेसी नहीं है, वार्निंग है कि पैटर्न समझने वाला सिर्फ कविता नहीं समझता, वह इंसानों के बिहेवियर को भी समझने लगता है। पिंगल का विज्ञान हमें इंस्पायर करता है, और सावधान भी करता है कि रूल्स और पैटर्न्स हमेशा शक्ति होते हैं,
सवाल ये है, वो शक्ति किसके हाथ में है? अब आपसे आखिरी सवाल। अगर कविता के अंदर कोड छुप सकता है, तो आज आपके आसपास कौन सा कोड आपको बिना बताए चलाया जा रहा है? नीचे कमेंट में एक शब्द लिखिए, कंट्रोल या फ्रीडम। भारत के गुमनाम वैज्ञानिक जिनकी खोजें आज भी सांस लेती हैं, लाइक और कमेंट। सब्सक्राइब क्या था क्राफ्ट पर मिलेंगी ऐसी ही रहस्यमयी, गहरी और रिसर्च बैक्ड कहानियां।